हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के प्लेस की समरी को ही डिस्कस करेंगे। और ये जो समरी है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी करैक्टर के बारे में पूछा जा सकता है, उसके रोल के बारे में पूछा जा सकता है। तो जितने भी राइटर हैं हमारे और जितने भी उनके वर्क्स हैं, उनकी सारी जो भी स्टोरीज़ हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो कि आपको जिसका आंसर ना आता हो। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि बहुत ही कम टाइम में आपको इन स्टोरीज़ की फुल एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। तो नेक्स्ट विलियम शेक्सपियर का प्ले था टेम्पेस्ट। इस स्टोरी में जो करैक्टर है एक तो प्रोस्पेरो और मिरांडा है। प्रोस्पेरो मिरांडा का फादर है और ये दोनों आइलैंड पे रहते हैं। और प्रोस्पेरो एक सोसर है या एक जादूगर है और इसके एक गुलाम है स्पिरिट एरियल, जिसको कि इसने गुलाम बना के रखा हुआ है। और एक इसका सर्वेंट है यहाँ पे कैलिबन। अब प्रोस्पेरो और मिरांडा आइलैंड पे बैठे हुए समुंदर में देख रहे होते हैं, क्योंकि समुंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आया होता है जिसमें कि एक शिप डूब रही होती है। और इस शिप में अलोंजो, फर्डिनेंड, एंटोनियो, गोंजालो और सेबेस्टियन होते हैं। और ये अलोंजो के बेटे की शादी अटेंड करके आ रहे होते हैं कि रास्ते में समुंदर में तूफान आ जाता है और इनकी शिप जो है वो डूबने लगती है। फिर प्रोस्पेरो अपनी बेटी को कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा, ये सारा कुछ मैं ही कर रहा हूँ। और फिर वो कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि मिरांडा को उसका पास्ट बताया जाए। फिर वो उससे कहते हैं कि एक टाइम था जब मैं ड्यूक ऑफ मिलान हुआ करता था, लेकिन मेरे भाई गद्दार भाई एंटोनियो ने नेपल के राजा अलोंजो के साथ मिलकर मेरा शासन छीन लिया था और मुझे एक समुद्र के किनारे पर मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन भला हो गोंजालो का, जिसने मुझे बचाया, खाना दिया, बोट दी, कपड़े दिए और कुछ किताबें भी दी। और इन किताबों की हेल्प से ही जो प्रोस्पेरो है इतना बड़ा जादूगर बन पाया था। और वो बताता है कि मैं इन किताबों के साथ और अपनी एक छोटी बेटी को लेकर इस आइलैंड पर आ गया था और आज मुझे यहाँ पर आए हुए 12 साल हो गए हैं और आज मुझे मौका मिला है उनसे बदला लेने का। और फिर वो अपने जादू से मिरांडा को सुला देता है और अपने गुलाम एरियल को बुलाता है। एरियल एक स्पिरिट है और उसको प्रोस्पेरो ने साइकोरस नाम की एक चुड़ैल से छुड़ाया था। इस चुड़ैल ने इस एरियल को एक पेड़ में कैद करके रखा हुआ था और बाद में वो खुद मर गई थी, पर एरियल वहीं पे कैद थे। तो प्रोस्पेरो ने इसे वहाँ से छुड़ाया था और अब ये उसी के गुलाम बन के रह रही थी। तो एरियल प्रोस्पेरो से कहती है कि मैं सबको सेफली आइलैंड पे ले आऊँगी, पर उसके बाद तुम मुझे भी याद कर देना। तो प्रोस्पेरो इस बात को सुन के गुस्सा होता है और उससे कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें कैसे कैद से छुड़ाया था। तो इसके बाद जो प्रोस्पेरो मिरांडा है वो कैलिबन से मिलने जाते हैं। कैलिबन जो प्रोस्पेरो का सर्वेंट है, पर प्रोस्पेरो उससे कोई भी काम नहीं करवाता क्योंकि उसको उस पर भरोसा नहीं होता। उसने एक बार मिरांडा का रेप करने की भी कोशिश की थी और ये आधा इंसान और आधा जानवर जैसा दिखता है। और ये वही साइकोरस चुड़ैल का बेटा है जिसने कि एरियल को कैद करके रखा था। अब प्रोस्पेरो कैलिबन को लकड़ियाँ चुनने के लिए जंगल में भेज देता है और उधर एरियल म्यूज़िक बजाता है और जिसे फॉलो करते करते फर्डिनेंड प्रोस्पेरो के पास आ जाता है जो अलोंजो का बेटा है। और मिरांडा आइलैंड पर पहली बार किसी इंसान को देखती है तो उससे अट्रैक्ट होकर उससे प्यार में पड़ जाती है। और ये देखकर प्रोस्पेरो भी बहुत खुश होता है, पर वो फर्डिनेंड को परखना चाहता होता है कि वो कैसा है, तो उससे वो जेल में डाल देता है और मिरांडा के आंसुओं की भी परवाह नहीं करता। अब दूसरी ओर अलोंजो, गोंजालो, सेबेस्टियन सभी एक जगह इकट्ठे होते हैं और खुश होते हैं कि उनकी जान बच गई। पर जो अलोंजो है वो दुखी होता है कि उसका बेटा पता नहीं कहाँ चला गया है। और इसी बीच एरियल आता है और फिर से म्यूज़िक बजाना शुरू कर देता है। वो बाकियों को तो नहीं दिखता, पर जो म्यूज़िक है वही सुनता होता है, जिससे कि सभी सो जाते हैं। और जो फिर सेबेस्टियन और एंटोनियो होते हैं वो नहीं सोते, बाकी सो जाते हैं। और वो एक प्लान बनाते हैं कि हम सबको मार देते हैं कि उसके बाद हम नेपल के राजा बन जाएंगे। तो जब वो उनको मारने लगते हैं अलोंजो और गोंजालो को, तो जो एरियल है वो उनको जगा देता है और वो उनके हाथों में जब नंगी तलवारें देखते हैं तो वो कहानी बनाते हैं कि हम तो आपको शेर से बचाने के लिए हमने तलवारें पकड़ी थी। और दूसरी ओर जो फर्डिनेंड है उसका बहुत बुरा हाल होता है। प्रोस्पेरो से मजदूरी करवा करवा के उसको बहुत तंग करता है।
अब एक बार मिरांडा अपने फादर को सोता देख के फर्डिनेंड से मिलने जाती है और उसे शादी के लिए प्रपोजल कर देती है। फर्डिनेंड बहुत खुश होता है और प्रोस्पेरो भी ये चुपके से देख रहा होता है और उन्हें खुश देख के वो भी बहुत खुश होता है। दूसरी ओर फिर एलोंजो और गोंजालो सब भी थक के सो रहे होते हैं, तो जो सेबेस्टियन और एंटोनियो है फिर से उन्हें मारने का प्लान बनाते हैं। अब प्रोस्पेरो जो है वो बालकनी से देख रहा होता है और वो कुछ आत्माओं को भेज के कुछ खाना लगवा देता है टेबल्स पे, और जब वो सभी खाना खाने लगते हैं तो एरियल सामने आता है और वो सब उसको देख सकते होते हैं। तो एरियल उनसे कहता है कि तुमने प्रोस्पेरो के साथ अच्छा नहीं किया था, तुमने उसे निकाल कर उसके साथ ऐसा ऐसा किया था, तो उसी की वजह से ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। तो इस पे जो अलोंजो है वो बहुत दुखी होता है, उसको बहुत पछतावा होता है अपने किए पे और वो रिपेंटेंस फील करता है। तो प्रोस्पेरो का भी नेचर बदल जाता है, वो उसे माफ़ कर देता है। अब सभी इकट्ठे होते हैं, वो जश्न मना रहे होते हैं, तो अलोंजो उसे कहते हैं कि मेरा बेटा नहीं मिल रहा। तो फिर प्रोस्पेरो मजाक में कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरी भी बेटी नहीं मिल रही है। तो वो फिर उसको अंदर लेके जाता है और दोनों चेस खेल रहे होते हैं। तो इस तरह से वो सभी मिल जाते हैं और इसकी हैप्पी एंडिंग होती है। नेक्स्ट विलियम शेक्सपियर का प्ले है द टू नोबल किंग्समैन, और ये उन्होंने जॉन फ्लैचर के साथ मिलके लिखा था, मतलब उन्होंने कोलैबोरेटली लिखा था इसको। और इसका जो प्लॉट है वो जॉफ्री चौसर की द कैंटरबरी टेल के में जो द नाइट्स टेल है उसके ऊपर बेस्ड है। इसकी स्टोरी बिल्कुल वैसी ही है और ये विलियम शेक्सपियर का फाइनल प्ले माना जाता है। और इसको विलियम शेक्सपियर का बहुत वीक प्ले माना गया है क्योंकि इसको कभी भी फिल्म या टीवी के लिए भी अडॉप्ट नहीं किया गया। अब इसके हम कैरेक्टर्स देखते हैं। इसमें एक थीसियस है जो कि एथेंस का ड्यूक है और ये इसकी जो सेटिंग है ये एथेन में रखी गई है, ग्रीस में। तो थीसियस जो है वो ड्यूक है वहाँ का और हिप्पोलिटा अमेज़न की क्वीन है। तो जो थीसियस है उसने अमेज़न को जीता है और ये अब वहाँ से हिप्पोलिटा को लेके आया है शादी करने के लिए। और अमीलिया जो है वो हिप्पोलिटा की सिस्टर है। और जो पैलामन है ये जो थीब्स किंग है उसका नेफ्यू है और आसाइड भी थीबियन किंग का जो है नेफ्यू है ये दोनों। और जो प्रीथियस है ये थीबियन किंग का क्लोज फ्रेंड है। अब इसमें जो थीब्स का किंग है उसका नेम है क्रियॉन, जिसके कि ये दोनों नेफ्यू हैं पैलामन एंड आरसाइड। तो उस थीब्स किंग का नेम है क्रियॉन। और स्टोरी की स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, जो थीसिस है और हिप्पोलिटा है उसकी शादी की तैयारियां चल रही होती है कि 3 विडोज आती हैं जिनके कि हस्बैंड मर गए होते हैं और वो अपने जो क्रियॉन है जो थीब्स का किंग है वो उनके हस्बैंड की डेड बॉडी नहीं दे रहा होता। तो इससे कि थीसिस को बहुत गुस्सा आता है और वो बीच में प्रोग्राम छोड़ के कहता है कि मैं उससे क्रियॉन से लड़ने जाऊंगा। और वो जब उससे लड़ने जाता है तो पैलामन और आरसाइड जो दोनों नेफ्यू हैं वो उसको पसंद तो नहीं करते क्रियॉन को, पर उनको लड़ना पड़ता है उसकी ओर से। तो ये दोनों भी लड़ते हैं क्रियॉन की ओर से और लास्ट में जो थीसिस है वो जीत जाता है। और ये दोनों जो पैलामन और आरसाइड है ये एक्चुअल में यही 2 नोबल किंग्समैन हैं और ये घायल होते हैं और इनको थीसिस जो है ला के कैद में डाल देता है, बंदी बना लेता है। और जब ये जेल में होते हैं तो पैलामन और आरसाइड दोनों जब बाहर देखते हैं तो ये अमीलिया को देखते हैं और दोनों को अमीलिया से जो हिप्पोलिटा की सिस्टर है उससे प्यार हो जाता है। पहले तो आपस में ये दोनों कज़न की बहुत बनती है, इनमें बहुत प्यार होता है, पर ये अब दोनों आपस में इनकी दुश्मनी पड़ गई, मतलब एक दूसरे को अब ये पसंद नहीं करते क्यों अमीलिया की वजह से। अब अमीलिया इस बात से बिल्कुल अनजान होती है या वो उन दोनों को पसंद नहीं करती। तो क्या होता है, आरसाइड किसी तरह से जेल से बाहर निकलता है और वो जेल से उसको बाहर तो निकाल दिया जाता है पर उसको वहाँ से वैनिश कर दिया जाता है कि वही वहाँ यहाँ पे कभी नहीं आएगा। तो फिर वो क्या करता है कि डिस्गाइज होके वहाँ पे आता है एथेंस में और वहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन करता है और जिससे कि खुश होके जो थीसिस है वो उसे एमिलिया का अटेंडेंट रख लेता है। इस तरह से वो उसके आसपास अब रहना स्टार्ट कर देता है। दूसरी ओर जो जेलर की डॉटर है उसे पैलामोन से प्यार हो जाता है और उसे वो
जेल से बाहर निकाल देती है और उसे एक फॉरेस्ट में जाने के लिए बोलती है। और फिर वहाँ पे जो पैलामोन और आरसाइट हैं वो दोनों आपस में मिलते हैं और वो एक दूसरे को धोखेबाज कहते हैं। आरसाइट कहते हैं कि तुम धोखेबाज हो, पहले मैंने अमीलिया को देखा था। तो इस तरह से वो आपस में लड़ते हैं। और फिर जब जो जेलर की डॉटर है वो फॉरेस्ट में आती है, उसे पैलामोन नहीं मिलता तो वो बहुत दुखी होती है। वो कहती है कि इसका रीज़न मैं ही हूँ, और कहीं ना कहीं वो अपना मेंटली बैलेंस भी खो देती है, मैड की तरह करने लग जाती है। इसके बाद पैलामोन कहते हैं कि इसका जो वूअर है जेलर की डॉटर का, जो इससे प्यार करता है, उसको बुलाओ कि शायद अगर वो पैलामोन जैसी हरकतें करे, ऐसा बिहेवियर करे, तो शायद ये उससे प्यार करने लगे और ठीक हो जाए। और उसको बुलाया जाता है, वो ऐसे ही करता है और जो जेलर की डॉटर है उसमें इम्प्रूवमेंट भी होती है। और फिर लास्ट में एक प्रोग्राम रखा जाता है एथन में, जिसमें कि ये कहा जाता है कि पैलामोन या आरसाइट में से जो भी इसमें से जीतेगा वो जो अमीलिया है उससे शादी कर लेगा। तो इसके बाद क्या होता है कि आरसाइट जो है वो जीत जाता है और पैलामोन को वहाँ से निकाल दिया जाता है। जैसे ही पैलामोन जाने लगता है तो उसको ये न्यूज़ मिलती है कि पैलामोन को ये न्यूज़ मिलती है कि जो आरसाइट है वो घोड़े से गिर के घायल हो गया है और वो मरने ही वाला है। तो इससे जो आरसाइट है उसको लाया जाता है, महल में लाया जाता है। और आरसाइट जो है वो अमीलिया का हाथ पैलामोन को दे देता है। वो कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा तुम्हें यही प्यार करता है। नेक्स्ट है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर बाय चार्ल्स लैम। ये एक बुक थी जो कि बच्चों के लिए लिखी गई थी, जिसमें कि शेक्सपियर की स्टोरीज थी। और इसको चार्ल्स लैम और मैरी लैम दोनों ब्रदर सिस्टर ने 1807 में लिखा था। नेक्स्ट हम देखते हैं हेमलेट, जो कि शेक्सपियर की 4 बेस्ट ट्रेजेडीज में से एक है। इसमें हेमलेट के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट कोट कही गई है, फेटेलिटी दाय नेम इज़ विमान। अब इसमें जो किंग हेमलेट है वो गर्ट्रूड का हस्बैंड है, और जो क्लॉडियस है वो किंग हेमलेट का भाई है। और जो प्लोनियस है वो यहाँ का एक दरबारी है, और ओफिलिया उसकी बेटी है जिससे कि प्रिंस हेमलेट प्यार करता है। दोनों लवर्स हैं। और प्रिंस हेमलेट जो है वो किंग हेमलेट और गर्ट्रूड का बेटा है, और जो लेटस है वो ओफिलिया का भाई है। अब क्या होता है कि जो क्लाउडियस है वो किंग हेमलेट को मार देता है उसका राज लेने के लिए, और फिर वो गर्ट्रूड से शादी कर लेता है। और ये दोनों जब आपस में शादी कर लेते हैं और ये किंग हेमलेट को मार देते हैं, तो जो प्रिंस हेमलेट है वो कहीं दूर पढ़ने के लिए गया होता है। जब उसको अपने पिता की मौत का पता चलता है तो वो जब उसके फ्यूनरल के लिए आता है तो उसे दुख होता है, और फिर उसे ये भी हैरानी होती है कि उसकी जो मदर है उसने इतनी जल्दी क्यों क्लॉडियस से शादी कर ली, अभी तो पिता की मौत ही हुई है। तो फिर जब आता है तो उस रात को उसे एक घोस्ट दिखाई देता है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है कि शेक्सपियर के कौन से प्ले में घोस्ट अपीयरेंस है, तो हेमलेट में। तो उससे रात को जो घोस्ट दिखाई देता है वो किंग हेमलेट का होता है, और वो प्रिंस हेमलेट को यानी कि अपने बेटे को सारी कहानी बताता है कि कैसे कैसे उसके कान में जहर डाल के उसको मार दिया गया। पहले तो प्रिंस हेमलेट इस पर विश्वास नहीं करता, वो सोचता है कि ऐसे ही सपना होगा। फिर वो सोचता है कि मैं पैलेस में एक नाटक करवाऊंगा, तो वो नाटक करवाने वाले बुलाता है और सेम वही नाटक करता है जो उसे सपने में दिखाई दिया था। तो इसे देखकर मतलब वो क्लॉडियस जो है वो उसका जो चाचा है उसके रिएक्शन देखना चाहता था कि क्या सच में उसी ने मारा है। तो वो सच में जो क्लॉडियस होता है उस नाटक को देख के बहुत परेशान हो जाता है और जल्दी से उठ के वहाँ से चला जाता है। अब प्रिंस हेमलेट को पक्का विश्वास हो जाता है कि इसी ने मेरे फादर को मारा है। फिर वो अपने मदर गर्ट्रूड के पास बात करने के लिए जाता है, तो क्लॉडियस जो है वो प्लोनियस जो कि ओफिलिया का फादर है और वहाँ का एक दरबारी है उसको भेजता है उनकी बातों को सुनने के लिए। तो जब वो प्लोनियस उनकी बातों को सुनने के लिए जाता है वो कर्टन के पीछे छुपा होता है और हेमलेट देख लेता है। उसे लगता है कि शायद ये क्लॉडियस है, छुप के बातें सुन रहा है, तो वो उसको स्टैब कर देता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और ओफिलिया जो है वो जब अपने फादर की मौत के बारे में सुनती है तो वो गम के साथ वो भी मर जाती है।
तो अपनी प्रेमिका की मृत्यु से हैमलेट जो है वो बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद जो क्लॉडियस है वो एक फ़ाइट अरेंज करता है जिसमें कि वो लेटस जो ओफेलिया का भाई था और हैमलेट दोनों में एक मुकाबला करवाता है। इसमें वो लेटस की जो तलवार होती है उसमें वो पॉइज़न लगा देता है कि अगर वो हैमलेट के लगे तो वो हैमलेट मर जाए। और वो जब अगर वो तलवार से बच जाए तो जो विनर है उसके लिए वो एक वाइन अरेंज करता है कि जो भी जीतेगा वो इस वाइन को आके पिएगा। और उस वाइन में भी उसने पॉइज़न मिलाई होती है कि अगर तलवार से बच गया तो उस वाइन को पी के मर जाएगा। तो क्या होता है कि जब दोनों लड़ते हैं तो लेटस की जो तलवार होती है, जो उसकी स्वॉर्ड होती है, वो हैमलेट के एक कट लगा देती है और हैमलेट जो है वो भी अपनी तलवार से लेटस को मार देता है। अब वो मरते मरते लेटस कहते हैं कि तुमने मुझे मार तो दिया पर जो तुम्हारे कट लगा है तुम भी धीरे धीरे मर जाओगे क्योंकि इसमें पॉइज़न था। तो जब हैमलेट की मदर गर्ट्यूड देखती है कि मेरे बेटे ने उसको मार दिया तो वो खुशी खुशी जाके उस वाइन को जल्दी से पी लेती है खुशी में। वो क्लॉडियस उसे रोकता भी है पर वो जल्दी से पी जाती है और वो भी वहाँ पे मर जाती है। और जब हैमलेट को ये पता चलता है कि वो भी मर जाएगा तो वो भी जल्दी से जाके क्लॉडियस को अपनी तलवार से मार देता है और फिर वो खुद भी मर जाता है। तो इस तरह से इसका एक ट्रेजिक एंड होता है। नेक्स्ट हम विलियम शेक्सपियर का प्ले देखते हैं द रेप ऑफ लुक्रेसी, जो कि 1594 में पब्लिश हुई थी और ये एक उनकी नैरेटिव पोइम थी। ये वीनस और एडोनिस और ये रेप ऑफ लुक्रेसी, ये दोनों उनकी लॉन्ग नैरेटिव पोइम थी और ये उन्होंने अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन या हेनरी रेजलिक को डेडिकेट की थी। तो इसमें दो रोमन सोल्जर है, कुलैटिव एंड टार्कन। तो जो कुलैटिव है उसकी वाइफ है लुक्रेसी और टार्कन जो कुलैटिव है वो अपने फ्रेंड टार्कन को अपनी वाइफ की सुंदरता के बारे में, उसकी अच्छी अच्छी बातें बताया करता था कि वो बहुत आत्मसम्मान वाली, इज्जत वाली, और कैसे उसकी सुंदरता के बारे में सारा कुछ बताया करता था, जिससे कि जो टार्कन है उसका मन जो है वो बेईमान हो जाता है और वो कुलैटिव के एब्सेंट में उसके घर चला जाता है और वहाँ पे जाके वो जो लुक्रेसी है उसका रेप कर देता है। इसके बाद जो लुक्रेसी है वो अपने हस्बैंड को एक लेटर लिख के घर बुलाती है और जब वो आता है तो उससे सारी बात बताती है कि कैसे कैसे टार्कन ने उसके साथ ऐसे ऐसे किया। तो फिर वो क्या करती है कि चाकू लेके अपने मार के खुद मर जाती है। और फिर जो कोलेक्टिव होता है उसको लगता है कि वो मर गई तो अब मैं जी के क्या करूँगा, उसे बहुत दुख होता है और वो भी उस खंजर को लेके अपने मार के जब मरने ही लगता है तो उसका एक फ्रेंड आता है तभी ब्रूटस, और वो उसे रोकता है। उसे कहते हैं कि मरने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम उससे बदला लो, रिवेंज लो टार्कन से। तो फिर कोलेक्टिव एंड ब्रूटस उसकी बॉडी को लेकर, लुक्रेसी की बॉडी को लेके एक परेड करते हैं रोमन की गलियों में और इंसाफ के लिए गुहार लगाते हैं। तो फिर जो रोम के लोग हैं वो टार्कन और उसकी फैमिली को पूरे रोम से निकाल देते हैं कि ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में नहीं रह सकते और उसे पनिश करते हैं। और फिर जब लुक्रेसिया की यहाँ पे बॉडी को, डेड बॉडी को दफन करते हैं, वहाँ पे लिली के वाइट फूल खिलते हैं। तो यहीं पे इस स्टोरी का एंड हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के विंटर्स टेल की। तो इसमें भी ये जेलस के ऊपर डील करता है ये उनका प्ले। इसमें जो लियोंटस है वो सिसिलिया का राजा है और उसका एक दोस्त है पॉलिक्सन्स, वो बोहेमिया का राजा है। अब इस स्टोरी में जो लियोंटस है वो पॉलिक्सन से कह रहा होता है कि तुम कुछ टाइम के लिए और रुक जाओ यहाँ पे, पर वो नहीं मानता। फिर जो लियोंटस की वाइफ होती है हरमियोनी, वो जब पॉलिक्सन को बोलती है तो वो फिर मान जाता है। तो इससे लियोंटस को लगता है मेरी बात तो उसने नहीं मानी पर उसकी मान ली। तो ऐसे धीरे धीरे उसको उन पे शक होने लगता है कि मेरी वाइफ के पॉलिक्सन के साथ नाजायज़ संबंध हैं। तो वो उस पर शक करने लग जाता है। अब लियोंटस और हरमियोनी का एक बेटा है मेमेलियस। तो लियोंटस कहता है, उसको शक होता है कि ये भी मेरा बेटा नहीं होगा, ये भी पॉलिक्सन का ही बेटा होगा और जो हरमियोनी के पेट में बच्चा है वो भी मेरा नहीं होगा। तो फिर वो क्या करता है, उसका एक दोस्त होता है कैमिलो, उसको बुलाता है और उसको पॉलिक्सन को मारने के लिए भेजता है। पर कैमिलो जाके पॉलिक्सन को सारा कुछ बता देता है, जिससे कि पॉलिक्सन जो है वो बोहेमिया भाग जाता है और कैमिलो भी उसके साथ ही भाग जाता है। ये इसलिए भागता है क्योंकि इसको लगता है कि
लियोंटस मुझे मार देगा क्योंकि मैंने उसकी बात नहीं मानी। तो जब लियोंटस ये देखता है कि ये दोनों भाग गए हैं तो उसे लगता है कि उसका शक सच्चाई में बदल जाता है कि रियली में ऐसे ही होगा, तभी तो वो भाग गए। तो फिर वो हरमियोनी को जाके भी बुरा बुरा बोलता है कि तुम कितनी अनफेथफुल हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, पर वो नहीं मानता और उसको जेल में फिकवा देता है। और फिर जेल में वो एक बच्ची को जन्म देती है और एक पॉलिना होती है, जब वो देखती है उसके बच्चे को देखती है तो वो लियोंटस को जाके इसकी खबर देती है, पर वो कहता है कि वो मेरी बच्ची नहीं है। और वो मैमेलियस जो है उसको भी बैनिश कर देता है और वो उस बेटी को भी कहता है कि उसको भी मैं यहाँ से निकाल दूंगा। तो पॉलिना उसे कहती है कि तुम कैसे हो, एक इनोसेंट पे शक कर रहे हो। तो जो लियोंटस है वो पॉलिना के हस्बैंड एंटिगोनस से कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी को समझा लो कि ये ऐसे ऐसे आके बोलती है। तो फिर क्या होता है, उसके बाद जो उसे एक गॉडेस की भविष्यवाणी मिलती है और जब वो उससे पढ़ता है उसमें लिखा होता है कि जो हरमियोनी है वो इनोसेंट है, पर अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम बिना वारिस के ही मरोगे। तो इसको भी वो नज़रअंदाज कर देता है और बाद में उन्हें एक खबर मिलती है कि जो मैमेलियस है उनका बेटा वो मर गया है। तो ये खबर सुनते ही जो हरमियोनी है वो बेहोश हो जाती है और सबको लगता है कि वो मर गई है। तो फिर लियोंटस को अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने जो भी किया मैंने गलत किया। तो फिर वो कहता है कि मैं उन दोनों की खबर एक साथ बनवाऊंगा। नेक्स्ट हम विलियम शेक्सपियर का प्ले देखते हैं, द टेमिंग ऑफ द शरू। ये एक विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी थी और ये प्ले बिगिन होता है फ्रेमिंग डिवाइस के साथ। फ्रेमिंग डिवाइस मीन्स कि स्टोरी के बीच में एक स्टोरी स्टार्ट हो रही होती है। अब इस स्टोरी में एक क्रिस्टोफर स्लाई है जो कि एक पुअर टिंकर है और अपने आप को नोबलमैन समझता है, और एक कैथरीन है जिसको केट भी बोल सकते हैं, और एक बियांका है। ये दोनों सिस्टर्स हैं, कैथरीन एल्डर सिस्टर है और बियांका यंगर सिस्टर है, और बैप्टिस्टा जो है वो इन दोनों का फादर है। अब इसमें जो कैथरीन है उसको बहुत ही श्रीव नेचर है, मतलब वो बहुत ही गुस्से वाली झगड़ालू है, और बियांका जो है वो बहुत अच्छी है। तो इस वजह से जो बियांका है उसके बहुत सारे शूटर्स हैं, उसको बहुत सभी पसंद करने वाले हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, पर जो कैथरीन है उसको कोई भी शूटर नहीं है। पर इनका जो बाप है वो चाहता है कि पहले कैथरीन की शादी हो और फिर बियांका की शादी हो। तो जो शूटर होते हैं बियांका के, अब उनको ये फिक्र होता है कि जल्दी से जल्दी कैथरीन के लिए कोई शूटर ढूंढा जाए ताकि उनके लिए भी रास्ता साफ हो सके। अब इसमें एक पेट्रेशियो है जो कि वेरोना से आया है और इसका एक सर्वेंट है ग्रेमियो और उसका एक फ्रेंड है हॉर्टेंसियो। और ये ग्रेमियो और हॉर्टेंसियो तो बियांका के सूटर बनते हैं, पर जो पेट्रेशियो है इसको शादी वगैरह में ऐसा कोई बिलीव नहीं है, ये बस इसको इतना है कि इसकी किसी रिच लड़की से शादी हो। तो ये कैथरीन के पिता से बात कर लेता है और यही है जो कैथरीन के झगड़ालू नेचर को कंट्रोल करता है, उसको फेस करता है। और लास्ट में जो हॉर्टेंसियो है वो भी एक रिच विडो से शादी कर लेता है और फिर जो बियांका है उसकी शादी होती है लुसेंटियो से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी। तो नेक्स्ट हम उनके प्लेस की समरी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।